अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रेस्टीजियस और बहुत ही अमेजिंग स्कॉलरशिप लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है जिसको नेक्स्ट कहते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो ओपन हो चुके हैं और उसकी जो डेडलाइन है वो 21 मई है। और जो पीएचडी और मास्टर के लिए 21 मई है और जो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है वो 28 मई है। तो फ्रेंड्स, सबसे जो बेहतरीन बात ये है, सबसे अमेजिंग बात ये है कि जितने भी स्कॉलरशिप्स आपने देखे होंगे वो या तो एमफिल के लिए होते हैं या पीएचडी के लिए। ये फर्स्ट एक अपनी नौयत का एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी है। अगर आपकी 12 ईयर एजुकेशन है तब भी आप ये स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं, ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। और अपनी जो बैचलर डिग्री है आप दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में जाके जापान में जाके अपनी जो है डिग्री को पर्स कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं और वहाँ पे आप तालीम हासिल कर सकते हैं। इससे ये है कि आप अपने कैरियर को आपके बूस्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जापानीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो एशियन कंट्रीज़ में जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंकन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बहुत अच्छी हैं और बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड की हैं। अगर आप वहाँ से बैचलर जाके करेंगे, अपनी मास्टर करेंगे या एमफिल करेंगे तो एक तो आप फ्री एजुकेशन होगी, अच्छा स्टिपेंड होगा, अच्छी लिविंग होगी आपकी। इसके अलावा आपकी एक डिग्री भी अच्छी होगी, आपको फ्यूचर में बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो को डिटेल में जाने से पहले मैं आप उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। और जितनी भी मैं चीज़ें आप इस स्कॉलरशिप के हवाले से बताऊंगा उसका लिंक जो है वो इसके कैप्शन होगा इस वीडियो का, उसके नीचे मैं दे दूंगा ताकि आप अपनी हर किस्म की फ़ाइल यहां से डाउनलोड कर सकें और जिस वेबसाइट की तरफ मैं लेके जा रहा हूं उस तक भी आपसे पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैक्स स्कॉलरशिप यहां आप देख सकते हैं। आप इसका जो लिंक है ये आपकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीन तरह के स्कॉलरशिप होते हैं जो जापानीज़ देता है जापान हमारे पाकिस्तानीज़ के लिए। उसमें एक मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप है, एक मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है और एक मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप है। टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, आपका मस्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का। वो क्लोज़ हो चुका है, वो अभी इन फ्यूचर दोबारा से ओपन होगा। इसके अलावा मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप है जो मास्टर और पीएचडी के लिए है, और मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है जो बैचलर डिग्री के लिए है। आपका जो मास्टर और पीएचडी के लिए है उसके लिए 16 और 18 डिग्री ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और बैचलर के लिए 12 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस पेज पे दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे दी गई हैं। आप लोग इस पे आके और भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके इससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग अवेल कर सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। मैक्स स्कॉलरशिप पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये हैगा, एक पेज आएगा, एम्बेसी ऑफ जापान इज़ प्लेस टू अनाउंस जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप फॉर द ईयर 2022। ये मैंने पीएचडी का ओपन किया है और मास्टर का, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो पीएचडी के लिए विलिंग हैं, पीएचडी अब्रॉड से करने के लिए विलिंग हैं, ताकि वो इसको अचीव कर सकें। इसके अलावा गाइडलाइंस एप्लीकेशन की हैं, इसको जो लास्ट डेट है वो 21 मई है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो उनमें जो द फर्स्ट वन इज़ मार्कशीट, उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके अलावा रिसर्च प्लान है। किस तरह से जी मार्कशीट किस तरह से होती है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, रिसर्च प्लान क्या है, और दूसरी यहाँ से अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, जितनी भी आपने एजुकेशन की है वो आपने जो है करनी है कि किस तरह से आपने हासिल करनी है, उसको आपने अटेस्ट करवाना है। इसके अलावा
आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो यहाँ पे डिस्क्राइब हैं, जिनके बारे जो आपसे पूछा गया है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं। उसके अलावा किसी किस्म के दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं भेजने। अगर तो आप किसी कोई इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। और दूसरा जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इस सबसे पहले मार्कशीट, देन एप्लीकेशन फॉर्म, देन रिसर्च प्लान, देन अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और इन तारों को आपने अटैच नहीं करना, स्टेपलर के साथ अटैच नहीं करना। इनको आपने इसी तरतीब में ऐसे लेके जो नीचे एड्रेस दिया गया है, अगर आप बलूचिस्तान या उस साइड पे सबसे पहले मैं मार्कशीट को डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर तो आप बलूचिस्तान या कराची के रहने वाले हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कराची का जो एड्रेस है जापानीज़ एम्बेसी का वहाँ भेजें। और अगर आप दूसरे एरियाज़ में हैं, KPK से हैं, पंजाब से हैं, करीब करीब हैं जहाँ आप इस्लामाबाद तक आप रसाई हासिल कर सकते हैं, तो आप इस्लामाबाद की जो एम्बेसी का एड्रेस दिया गया है नीचे, मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा, वहाँ पे आप लोग भेजें। और आप लोग वहाँ पे भेजेंगे 21 मई से पहले भेजेंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स होते हैं तो हर किसी को वो नहीं कहते कि आपके एप्लीकेंट रिसीव हो गया है। तो एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद वो जो है फ़ौरन से ही वो स्टार्ट कर देते हैं उसकी स्क्रूटनी। जैसे ही उसको करते हैं, जो लोग उस कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं और उनको फिर ये वो ईमेल या सेल फ़ोन या किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके वो उसको बताते हैं और इंटरव्यू पे बुलाते हैं। और फिर इंटरव्यू के बाद एक और जो है प्रोसेस होता है सिक्योरिटी का। फिर यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी में आपकी प्लेसमेंट ढूंढते हैं, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करते हैं। एक लंबा प्रोसीजर है 6 to 7 मंथ का। बट सबसे पहले हम देखते हैं मार्कशीट हमने डाउनलोड की है। उसके बाद हम जो है मार्कशीट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म है एंड रिसर्च प्लान है। सो मार्कशीट को मैंने जो है इसको ओपन करता हूँ सबसे पहले। जी मार्कशीट में क्या क्या है, ये ओपनिंग हो रही है। तो इसको मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा वेट करें। आपकी जो है स्क्रीन पर आ रहा है मार्कशीट, ये ओपन हो गया है, रिसर्च स्कॉलरशिप 2022। फुल नेम आपने लिखना है, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद कामरान, फील्ड ऑफ स्टडी जिस तरह से मैं एनिमल साइंसेज, ज़ूलॉजी या फिशरीज एंड एक्वाकल्चर या मोलेकुलर बायोलॉजी में जाना चाहता हूं तो फील्ड ऑफ स्टडी लिखेंगे। नीचे आप रिसर्च टॉपिक लिखेंगे। रिसर्च टॉपिक वो होगा जो आप एक स्टडी प्लान आप लोग बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी भी फिश की मोलेकुलर आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कहते हैं चाइनीज़ के मोलेकुलर आइडेंटिफिकेशन एंड फेलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ फिश फलां। ये जो जैसे आपकी थीसिस का टॉपिक होता है, इसी तरह से आप रिसर्च टॉपिक जो है यहाँ पे लिखेंगे। उसके पास जी मार्कशीट है। मार्कशीट में आपने डिटेल में मार्क्स लिखने हैं। उसमें सबसे पहले आपका एमफिल हैगा जी। एमफिल में आप लोगों ने स्कूल, कॉलेज नेम एंड ईयर ऑफ ऑब्टेन्ड सारा लिखना है। मार्क्स लिखने हैं आपने, जो आपकी जो है मार्क्स हैंगे। GPA को आपने नहीं लिखना, मार्क्स आपकी, क्योंकि आप जो है एक मार्कशीट भी आपको दी जाती है जिसको डिटेल मार्कशीट कहते हैं, उस पर आपने मार्क्स लिखने हैं। और एक बात याद रखें, यहाँ पे अप्लाई करने से बेहतर है जो आपकी लास्ट डिग्री है उसमें आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका एमफिल है तो आपके एमफिल में 70% से ज़्यादा मार्क्स हों। अगर आपने BS किया है तो लास्ट डिग्री BS है तो BS में 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपका मास्टर है और बैचलर है। कुछ लोग तो मास्टर और बैचलर अलग अलग होता है, लेकिन किसी का 4 ईयर प्रोग्राम होता है जिन्होंने BS ऑनर्स किया होता है, जैसे मैंने BSc ऑनर्स किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे मास्टर या बैचलर के आगे मेंशन करूँगा BSc ऑनर्स ज़ूलॉजी 16 ईयर एजुकेशन, कि मेरी 16 ईयर एजुकेशन है, फिर मैं उसको लिखूँगा। और इनमें से मास्टर या बैचलर का एक जो है जो ऑप्शन है वो मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं ऊपर एक जगह मेंशन कर चुका हूँ। देन इंटरमीडिएट है और मैट्रिक है, ये सारी आपने लिखनी है। तो ये आपकी एक हो गई जिसको हम मार्कशीट कहते हैं। तो सबसे पहला आपका ये है मार्कशीट अटैच करेंगे आप अपनी एप्लीकेशन के साथ सबसे ऊपर। कंप्रीहेंसिव मार्कशीट के बाद हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस एप्लीकेशन फॉर्म। जो सेकंड चीज़ है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। मैंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म। आप डाउनलोड करेंगे तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है
application form 2020 application form for Japanese government max scholarship research students। सो आपको पता है कि इंस्ट्रक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और इंस्ट्रक्शन को आप लोगों ने फॉलो करना है। जब आप देखें, जब आप किसी चीज़ के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो बड़ा, जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो जो फॉर्म पढ़ने वाला होता है, जो आपको चेक कर रहा होता है, जो असेस कर रहा होता है आपको, वो बड़ा खुश होता है और एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि आपने जो है जितने भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए उसको फॉलो किया हुआ है। तो सबसे पहले जी नेम लिखना है इन अल्फ़ाबेट और आपने बोर्ड ब्लॉक लेटर में लिखना है, मतलब बड़े हरूफ में। सरनेम, गिवन नेम और मिडल नेम। सरनेम जी और क्या होता है मिडल गिवन नेम, मोहम्मद कामरान जैसे मेरा नाम है तो मोहम्मद इज़ गिवन नेम, और जो सेकंड नेम है वो सरनेम है, मेरा मिडल नेम नहीं है। तो मैं अगर कहता हूँ मेरा नाम मलिक मोहम्मद कामरान है ऑफिशियल, तो मलिक जो है वो क्या है, गिवन नेम है, और मलिक मोहम्मद जो है मेरा मिडल नेम हो जाएगा, और देन सर नेम जो होगा कामरान। ठीक है, सो ये इस तरह से हो जाएगा। जेंडर को सिलेक्ट करना है, फिर मैरिटल स्टेटस को कि जी आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, उसके बाद आपने पिक्चर अटैच करनी है। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी हो गई, जापानीज़ नेशनैलिटी नहीं है, अगर है तो क्या उसकी डेट है वो आपने मेंशन करनी है। उसके अलावा जी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है और एज लिखनी है आपने कि कितनी है। एज आपने जो कैलकुलेट करनी है वो 1 अप्रैल 2022 से रेलिवेंट वो करनी है कि 21 अप्रैल 2022 तक आपकी जो डेट ऑफ एज होगी वो कितनी होगी। उसके बाद ये एक लिमिटेशन है कि जो अप्रैल 1987 से पहले के लोग हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपने करंट एड्रेस लिखना है, कंट्री लिखना है। उसके बाद इफ़ यू करंटली रेजिड इन द जापान एंड व्हाट इज़ योर करंट वीज़ा स्टेटस, इस भी मोस्टली का नहीं होगा तो नो। देन अगर आपका सेम एड्रेस है, ठीक है, अगर आपका परमानेंट और लिविंग एड्रेस डिफरेंट है तो इसको अलग से मेंशन करना है, अगर सेम है तो देन ओके कंट्री लिखना है। उसके बाद वो कहता है इफ़ योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर टू जापान इज आउटसाइड योर होम कंट्री डू यू अंडरस्टैंड दैट एयरलाइन टिकट टू जापान विल नॉट बी प्रोवाइडेड। वो कहते हैं कि आपको पता है कि आपकी टिकट प्रोवाइड करनी है, तो आपने नो कर दें, कोई बात नहीं, यस भी कर सकते हैं। डिप्लोमेट ऑफिस वे टू अप्लाई वीज़ा इंश्योरेंस, तो ये जापानीज़ यहाँ पे आपने लिखना है, जापानीज़ एम्बेसी इस्लामाबाद, सिंपल इस्लामाबाद भी लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर लिखना है, देन आपने अपनी ईमेल लिखनी है। यहाँ पे फिर आप लोगों ने लिखना है हैव यू एवर अवॉर्डेड जापानीज मैक्स स्कॉलरशिप, मोस्टली का नो होगा। उसके बाद प्लीज़ स्पेसिफाई पीरियड नेम ऑफ स्कूल एंड प्रोग्राम, अगर आपने जापान से कोई तालीम हासिल की है तो वो आपने यहाँ से लिखनी है। उसके अलावा प्रोग्राम जो था वो आपने यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है। आप जिस पे लिए अप्लाई कर रहे हैं जापानीज, जिस तरह से रिसर्च स्टूडेंट हैं उसके लिए इफ़ मार्क्ड 1 2 3। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यू हैव एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे जहाँ आप तालीम हासिल करते रहे हैं उनका जो है आपने इंस्टीट्यूशंस का नेम लिखना है। जैसे मैंने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से बैचलर किया, बीएससी ऑनर्स की, एंड देन मैंने कैद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एमफिल किया, तो वो लिख सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपकी कोई डिप्लोमाज हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन इन साइंस का डिप्लोमा लिया, दैट्स कॉल्ड बीएड, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा चेक लिस्ट है कुछ, आपने इसको चेक लिस्ट करता है। आर यू अप्लाइंग फॉर मैक्स स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग प्रोग्राम विद स्कॉलरशिप पेमेंट will begin in 2021 although their final selection result have not been decided yet and the program of its scholarship payment will be fiscal year it is not allowed to apply other Japanese scholarship at the same time। ठीक है, देखें पढ़ते जाएं, इस पर टिक करते जाएं कि जी आपने इसको यस करना है, वो करना है। नेम एंड सपोर्शन पीरियड ऑफ अमाउंट, वो कहते हैं अगर इफ़ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप, अगर आप जापान का कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उसका बताएं। इसके अलावा दैट एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाएगा। अब एकेडमिक रिकॉर्ड में प्राइमरी एजुकेशन है, फिर लोअर सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर अपर सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर टर्शरी एजुकेशन है। सो ऊपर की जो एजुकेशन है ये वाली आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये दिस इज़ फॉर जापानीज़ कि अगर आप जापान में पढ़ते रहे हैं। ये है पाकिस्तान में। तो अगर आप लोगों को नहीं पता होता कि जी मैंने प्राइमरी में कितने मार्क्स थे, तो मुझे पता है मेरे 5वीं क्लास में कितने मार्क्स थे, बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, और मुझे ये भी पता है मेरे 8वीं क्लास में कितने मार्क्स थे, बट मेरे पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। सो मैं प्राइमरी एजुकेशन लिख दूंगा कि स्कूल नेम लिख के मैं लिख दूंगा कि 1 to 8 तक मैंने इतना पढ़ा, 1 to 8 में इतना पढ़ा और ये ईयर था,
यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, फिर मैं आ जाऊँगा अपनी मैट्रिकुलेशन पे, फिर मैं एफएससी पे, फिर मैं यूनिवर्सिटी पे, और देन मैं ग्रेजुएशन एमफिल में आ जाऊँगा। तो इस तरह से मैं लिखूँगा। तो फर्स्ट टू एट तक आप एक ही लिख दें, 1 to 5 और 5 to 8 अलग अलग भी लिख सकते हैं। मेरी जो स्कूलिंग थी वो 1 to 5 थी, देन 5 to 8 अलग थी, देन मैट्रिक मेरा अलग, देन एफएससी। तो किसी का अगर एक ही स्कूल में उन्होंने पढ़ा है 1 to 5 तक, 8 तक, तो वो कर सकते हैं, एक ही जो है उसका लिख सकते हैं 1 to 8 तक, कोई इशू नहीं है। टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग आपने अप्रैल 2022 तक कितने साल तालीम हासिल की। जिस तरह से मेरी जो है अप्रोक्सीमेटली मैंने क्योंकि 18 ईयर एजुकेशन किया तो मेरी 19 पड़ती है, 19 और 20 इतनी है मेरी स्कूलिंग। उसके बाद जी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीज़ इन द पास्ट में आपने क्या पढ़ा। जिस तरह से मैंने जोलॉजी पढ़ी, किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, किसी ने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ी, तो वो लिखना है। हैव यू एवर राइट अ थीसिस। यस, मैंने तो 2 थीसिस लिखे हैं, बीएस में भी लिखा है, एमफिल में भी लिखा है। देन वन इज अ स्टेट द टाइटल सब्जेक्ट ऑफ बुक ऑफ पेपर। अब इधर आपने लिखना है कोई बुक लिखी है या पेपर लिखा है। जिस तरह से मेरी 8 पब्लिकेशंस हैं तो मेरी 8 पेपर्स हैं, तो मैं सारों का यहाँ पे लिखूंगा, उनका एड्रेस ऑफ पब्लिशर्स, डेट ऑफ पब्लिकेशन, टोटली डिटेल लिखनी है। और जिस तरह से आप जाते हैं गूगल स्कॉलर पे, जब आप वहाँ जाते हैं तो आप किसी पेपर को सर्च करते हैं तो टोटली चीज़ें वहाँ आ जाती हैं। वैसे भी मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आपका कोई पेपर पब्लिश होता है तो आपकी एक डिपॉजिटरी होनी चाहिए, जहाँ पे पब्लिकेशन का फोल्डर होना चाहिए। वहाँ पे आपने एक एक्सेल शीट बनाई होनी चाहिए, जहाँ पे आपका पेपर टाइटल, ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसका इम्पैक्ट फैक्टर, उसकी साइटेशन के उसको किस तरह से साइट करते हैं, किस डेट को पब्लिश हुआ, किस डेट को आपने भेजा, किस डेट को रिवीजन आई, किस डेट को आपका एक्सेप्ट हुआ, किस डेट को ऑनलाइन हुआ, और किस के उसकी हार्ड फॉर्म में अवेलेबल हुआ, ये, और पब्लिशर्स कौन था, कंट्री कौन था, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। ताकि आपको किसी किस्म का कोई फॉर्म कभी फिल करें तो आपको सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन सर्च ना करनी पड़े। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सेपरेट शीट अटैच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब मैं 8 पेपर्स की और कुछ मेरे जो है कॉन्फ्रेंस पेपर हैं 6-7, तो उनकी जब लिखूंगा ऑफ कोर्स मुझे तो करना पड़ेगा अबव द 13 आइटम। उसके बाद फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान, कौन सा जी। फॉर एग्जांपल आई वांट गो टू फॉर डॉक्टरल डिग्री, प्रोफेशनल, ठीक है, तो आपने उसको करना है। इसके बाद जी प्लीज़ बी श्योर टू चूज़ वन ऑफ द कोर्स प्लान फर्स्ट इनरोल जी। प्रेफर्ड 1 मंथ फॉर जी, अप्रैल में आना चाहते हैं, सितंबर में आना चाहते हैं जी, आप कहें जी बहुत एक्सेप्टेबल हैं। जिस दिन मेरा यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन दिया तो मैं वेला बंदा हूँ, क्या मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे छुट्टी की कोई नहीं है। जिस दिन मुझे यूनिवर्सिटी ने जी कहा कि आ जाओ तो मैं 1 महीने में आ जाऊँगा, तो आप बोथ एंड भी कर दें। देन टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, तो ये आप लिखिए कौन सा करना चाहते हैं। अप टू कंप्लीशन ऑफ डॉक्टरल डिग्री, जब मेरी पीएचडी हो जाएगी तब तक तो मैं जापान में पढ़ूंगा। डू यू वांट करंटली हैव अ जॉब। यस, मैं जिस तरह से मैं जॉब कर रहा हूँ जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में, सो आई एम दे आर वर्किंग एज अ लेक्चरर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, सो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। सो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड राइट टू मोस्ट रीसेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सक्लूसिव वॉलंटरी एंड पार्ट टाइम, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड देख सकते हैं, रीसेंट जो 2 हों सो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो इसके अलावा जी मेन चीज़ है जो आपकी सिलेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग इन जापान, कि व्हाट वाज ट्रिगर टू हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान। देखें ये तो बड़ी ट्रिकी चीज़ें होती हैं, ये तो अक्सर लोग बड़े पैसे दे के भी इसके बारे में लिखवाते हैं, जो ऑनलाइन कंटेंट राइटर होते हैं। तो व्हाट वाज द ट्रिगर टू हैविंग, तो इसके बारे में आप लिखना है जी जापान बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है, वहाँ पे कल्चर बड़ी है, इंपॉर्टेंस देती है, हमारे साथ फ्रेंडली हैं, तो उनकी इंडस्ट्री के बारे में लिखना है, उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में आप लिख सकते हैं। और देन नेक्स्ट इज़ वेयर डू यू चूज़, सो वेयर डू यू चूज़ जापान एज अ डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन। जी जापान को आपने जो है क्यों चूज़ कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएट स्टडी के लिए, वही बातें फिर उनकी तारीफ़ें करनी है। अपना यहाँ पे आपकी राइटिंग एबिलिटी कितने क्रिटिकल हैं, कितने आप क्रिएटिव हैं, वो चीज़ें जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो उसको इम्प्रेस करेगी जो आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन कर रहा होगा। यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी। द नेक्स्ट इज़ what kind of thing do you think you can contribute to Japan and your home country through experience of study Japan। यहाँ पे आपने लिखना है कि जी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने कभी फुल ब्राइट की एप्लीकेशन फिल की हो या कॉमनवेल्थ की, तो आप लोग इससे अवेयर होंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं
मतलब जापान को आप क्या फ़ायदा दे सकते हैं और पाकिस्तान को भी क्या। तो नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज एबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन इफ़ एनीवन आइट्स के दिया हुआ है, वैसे नहीं है ज़रूरी, मगर दिया हुआ है तो लिख दें। उसके अलावा यहाँ पे जो है अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। कंटेक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ एमरजेंसी, तो अपने भाई का, वालिद साहब का, जिसका भी देना चाहें। उसके अलावा पास्ट विजिट इन जापान, कभी आपने विजिट किए हों वो। और उसके अलावा आपने कहना जी आई अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट ऑल द कंडीशन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर जापानीज गवर्नमेंट नेक्स्ट स्कॉलरशिप फिजिकल ईयर 2022 and upon confirmation of my qualification for application as stated above I hereby apply for this scholarship। तो आपने application signature करनी और डेट लिख देनी है। तो जी आपका ये हो गया application form। the next is research plan। हाँ जी, research plan क्या है जी आपका, this is called research plan। सबसे पहले जी नेम, अल्फ़ाबेट, आपका नेम क्या है, सर नेम, गिवन नेम, उसके बाद आपकी नेशनैलिटी क्या है। उसके बाद जी इसको गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं कि जी क्या गाइडलाइंस हैं। एज दिस शीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस फॉर सिलेक्शन एंड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, आउटलाइन योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड स्पेसिफाई योर रिसर्च थीम एंड प्लान इन लाइन with the following atom 1 and 2। if plagiarism is or fraud is discovered after selection, the selection will be cancelled। The sheet must be typewritten or written in a block letter. If possible, please write in Japanese. So it's not possible for Pakistanis। The sheet must be created within 2 page. Additional material may be attached if necessary, both a single side or dual side। So पहले तो आपने लिखना है पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी, पीछे क्या था और मौजूदा क्या है। मैं कहता हूँ जी पीछे मैंने वाइल्ड लाइफ की स्टडी किया, मैं फिशरीज़ की कर रहा हूँ और आगे मैं एंटोमोलॉजी में जाना चाहता हूँ, हो सकता है। देखें, दिस इज़ नॉट द फैक्ट कि आप कहें हो, कोशिश यही करें कि सेम फील्ड रहे। अगर आपकी चेंज होती है, कुछ लोग इतना चेंज करते हैं लेकिन उसमें अब उनमें एबिलिटीज़ इतनी होती है पॉइंट्स लिखने की कि वो जो रिव्यूअर होता है वो बड़ा इंप्रेस हो जाता है, कहता है वेरी गुड। बेशक इसने वाइल्ड लाइफ में किया, अब फिशरीज़ में जाना चाहता है, बट अब ये एंटोमोलॉजी पढ़ना चाहता है, लेकिन इसने जो पॉइंट्स लिखे वो बड़े इंटरेस्टिंग है। सो द नेक्स्ट इज़ रिसर्च थीम एंड प्लान इन जापान। इसमें आपने रिसर्च का थीम और प्लान बताने हैं और पार्टिकुलरली गोल बताने हैं जो आप वहाँ पर करना चाहते हैं। उसमें आपका एक रिसर्च थीम हो जाएगा और देन रिसर्च प्लान कि किस तरह से आप करना चाहते हैं। तो ये आप लोगों की एक कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाएगी। और इसके बाद एक प्लेसमेंट लेटर है, ये आपका बाद में होगा कि आपकी चॉइस है प्लेसमेंट लेटर आप जी, जिसमें आपकी जेंडर है, यूनिवर्सिटीज़ आपने सर्च करनी है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपने कहना है कि जी हम इसमें जाना चाहते हैं, उसमें आपने चॉइस देनी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जी, देन आपने एक रिकमेंडेशन लेटर है वो आपने फिल करवाना है, हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस आपने करना है, और जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां से एक रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने उस वहां से जहां से आप जॉब कर रहे हैं आपने बनवाना है। तो सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी रिटर्न, एप्लीकेशन शुड बी अनप्लेस्ड एंड प्रिंटेड ऑन A4 साइज पेपर, और देन सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स अदर देन मेंशन अबव विल नॉट। और उसके बाद आप लोगों ने जो इस्लामाबाद में अपेयर होना चाहते हैं इंटरव्यू में, वो मैक्स स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पब्लिक अफेयर सेक्शन एम्बेसी ऑफ जापान 53 to 70 रामना 554 डिप्लोमेटिक इनकले 1 इस्लामाबाद में भेज दें। ये उनका फ़ोन नंबर है, ये उनकी ईमेल है। और अगर आप कराची या बलूचिस्तान कोयटा के रहने वाले हैं या सिंध के एरिया में हैं जो यहाँ इस्लामाबाद नहीं आ सकते, तो वो नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कंसल्टेंट जनरल ऑफ जापान 6/2 सिविल लाइंस अब्दुल्ला हारून रोड कराची पाकिस्तान पे भेज दें। तो ये आज की एप्लीकेशन है। इसके अलावा ये एप्लीकेशन गाइडलाइंस हैं, या आप ये भी मैं अपनी उसके साथ इसका लिंक दे दूंगा, आप लोगों ने जो है यहाँ पे पढ़ लेना है। और अगर मैं चंद एक बातें करूँ को कहते हैं कि जो 1,45,000 जापानीज़ रुपीज़ दिए जाते हैं PhD स्कॉलरशिप को, जो पाकिस्तानी 2,05,719 रुपये बनते हैं आज के रेट्स के मुताबिक। तो इनका एक अच्छा स्टीपेंड है। इसके अलावा भी कुछ 500-200 अलग से भी दिए जाते हैं। बहरहाल हमारा मकसद जो होता है कि वो हमें अमाउंट कम दी जाए बेशक, लेकिन इतनी हो कि हम वहाँ अच्छे तरीके से रह सकें
और अपनी डिग्री ले सकें, क्योंकि हमारा जो बेसिक मकसद होता है वो दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पीएचडी करना और फिर वहाँ से सीखना और वो नॉलेज अपना पाकिस्तान में आके आना, यहाँ पाकिस्तान को सर्व करना। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो अपनी कंट्री को सर्व करना है, और अल्लाह पाक मुझ समय तमाम लोगों को इस काबिल बनाए कि वो दुनिया की अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ से सीखें और अपना जो नॉलेज है, नॉलेज का कॉरिडोर लेके हैं और पाकिस्तान में सर्व करें और पाकिस्तान को दुनिया के उन मकाम तक पहुँचाए जहाँ पे हमें होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, किसी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हासिल कर सकते हैं किसी किस्म के प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।